ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ हमने अब। तो इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर but occupies the first place in the प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। भारत जो एक ऐसा देश है कि चीनी के उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन गुड़ और खांडसारी जो होती है उसमें हम पहले नंबर पर हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि एंड इन haulage its sucrose content reduces. Where should be the mills be ideally located? In 2010-11 there were over 662 sugar mills in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh। तो भारत में जो गन्ने से जो चीनी बनती है उसका कंटेंट कभी कम हो जाता है, तो फिर भी हमारे देश में 2010-11 में कम से कम 662 शुगर मिल्स थी, जो कि भारत में अलग अलग जगह जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, साथ में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी लगी हुई थी। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश, तो उसमें से 60% जो मिले हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं एंड बिहार में। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, तो ये जो इंडस्ट्री है मौसमी है। इट इज़ आइडली सूटेड टू द कॉरपोरेटिव सेक्टर, तो ये कॉरपोरेटिव सेक्टर को सूट करती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई इन रिसेंट ईयर्स there is tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states? तो थोड़ा ट्रेंड बदला है, जो मिल्स हैं वो उन्होंने अपने आप को साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट में शिफ्ट किया है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ ए हायर सुक्रोज कंटेंट। वहाँ पर जो गन्ना है उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है। द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर्स ए लॉन्गर क्रशिंग सीजन, तो नहीं तो गन्ना सूख जाता है, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए उसको ज़्यादा देर तक रख के उसको क्रशिंग जो सीज़न है वो उसको बढ़ा सकते हैं। मोर ओवर द कॉरपोरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, तो इन स्टेट्स में कोऑपरेटिव जो है यानी कि सभी लोगों की साझेदारी से जो काम होता है वो ज़्यादा इन स्टेट्स में सफल है। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा इसमें समस्या है वो सीजनल नेचर होने के कारण है, क्योंकि सारा साल ये मिल्स नहीं चलती। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अगर होंगी तो पुराने अगर नाकाफ़ी जो मेथड ऐसे होंगे प्रोडक्शन के वो भी नहीं चल पाते। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू द फैक्ट्रीज़, गन्ने के ट्रांसपोर्ट की वजह से देरी से फैक्ट्री में पहुंचने के कारण भी रुकावट आती है। एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बायोगैस। तो ये हो गया आपका शुगर बेस्ड इंडस्ट्री हो गई आपके। आगे है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी जिसमें मिनरल यूज़ होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ दैट यूज़ मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसमें धातुओं का प्रयोग होता है और खनिज पदार्थों का प्रयोग होता है, उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, जिससे दूसरी इंडस्ट्रीज़ को मशीनें मिलती हैं। तो ये है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी।
तो बड़ी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ बीच वाली मध्यम वाली हैं, जहाँ छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सभी इसी इंडस्ट्री पर मशीनरी के लिए डिपेंड करती हैं। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। स्टील से बहुत सारा इंजीनियरिंग का सामान बनता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है, डिफेंस के लिए चाहिए, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट चाहिए एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स चाहिए। तो सभी चीज़ों की आप लिस्ट बना सकते हो जिसमें आयरन एंड स्टील इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। जितनी किसी देश में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उतना ही विकसित वो देश होगा। आयरन एंड स्टील इज़ ए हैवी इंडस्ट्री, ये बहुत भारी उद्योग है। बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी। तो उसका जो आउटपुट होती है, मिशन जो सामान बनता है वो भी भारी होता है, और उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी भारी होता है। तो इसमें बहुत बल्कि एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। उसमें मतलब आवाजाही के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रक चाहिए। आयरन और कोकिंग कोल एंड द लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1। तो इसमें आयरन और जो चाहिए 4 रेशो चाहिए, और कोकिंग कोल कोक होता है जो वो 2 चाहिए, और लाइमस्टोन 1% यानी 4, 2, 6 तक 7, 7 में से 4 जो है वो आयरन और चाहिए। 2% कोयला मतलब कोक शुद्ध फॉर्म होती है कोक कोयले की, और लाइमस्टोन चाहिए उसकी मेटलर्जी के लिए। सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। तो मैंगनीज भी चाहिए ताकि उसका अलॉय बन सके स्टील का, जो उसको हार्ड कर सके। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड। तो स्टील प्लांट्स कहाँ पर लगाए जाने चाहिए। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो नीड इन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो जो प्रोडक्शन होगी उसको एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होगा, तो वो नज़दीक होना चाहिए सारा कुछ। फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर्स, आम लोगों को और मार्केट में उसको पहुंचाने के लिए अच्छा सिस्टम होना चाहिए। इन 2014 विद 86.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, भारत में जो कच्चा स्टील है उसकी जो प्रोडक्शन थी वो 2014 तक 86.5 मिलियन टन्स थी। इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। तो स्टील के प्रोडक्शन में भारत का 4था स्थान है। इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्जी आयरन। स्पॉन्जी खास तरह का आयरन होता है। इन 2014 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 60 kg पर एन्यूम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज 217 kg। तो विश्व में जो 217 kg पर पर्सन के हिसाब से स्टील की कंजम्पशन है, लेकिन भारत में ये है 60 kg सालाना। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है। पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लांट पर पहुंचती है, फिर ब्लास्ट फर्नेस होती है जिसमें इसको स्टील को, लोहे को और कोक को और लाइमस्टोन को सभी को उसमें गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है। आयरन ओर इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज़ एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड। इसमें जो मैल होती है उसको अलग किया जाता है। कोक इज़ बर्नड टू हीट द ओर। तो कोक जो होता है इसको गर्म करने में, उसको पिघलाने में यूज आता है, यानी एनर्जी उसकी फ्यूल की एनर्जी इसी से प्रोवाइड होती है। उसके बाद है पिग आयरन, पिटमा लोहा, मॉल्टन मटेरियल्स पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। तो जो मोल्ड्स होते हैं सच्चे होते हैं, उसमें उस पिघले हुए लोहे को डाला जाता है जिससे उसके बड़े बड़े डले बन जाते हैं। उसके बाद स्टील मेकिंग है, जहाँ से सरिया गार्डर वगैरह यहाँ से मिल जाएगा। और स्टील मेकिंग, पिग आयरन
इज़ फर्दर प्योरीफाइड बाई मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, मेल्ट करते हैं, दोबारा उसको अच्छा स्टील बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ उसकी फिर दूर होती हैं। मैंगनीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड, ये फाइन क्वांटिटी में उसमें मिलाया जाता है, जिससे उसका फिर बढ़िया स्टील बनता है। शेपिंग मेटल, फिर उसकी रोलिंग होती है, प्रेसिंग होती है, कास्टिंग होती है और उसकी फोर्जिंग होती है। यानी ये बाद में तैयारी के लिए अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जिसके बाद फिर स्टील वहाँ से निकलेगा, उसकी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बनेंगी।